सीरीज की शुरुआत स्पेन के एक चर्च से होती है, जहां सिस्टर फ्रांसिस एवा नाम की एक 19 साल की लड़की की लाश को चर्च के मुर्दा घर में लाती है। लेकिन सिस्टर फ्रांसिस चर्च के फादर को एवा की मौत का कारण बताने से मना कर देती है। अब इसके बाद वो एवा की लाश को वहीं छोड़कर चली जाती है और फिर कुछ देर बाद उसी चर्च में ओसीएस नाम की एक ग्रुप की सिस्टर नन्स आती है, जिनकी लीडर शैनन काफी बुरी तरह से घायल होती है। फिर कुछ सोल्जर्स इन नन्स का पीछा करते हुए चर्च तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद नन्स और सोल्जर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जिसके बीच शैनन बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी और अब उसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल था। इसलिए अब सिस्टर लिलिथ हेलो को सुरक्षित रखने के लिए शैनन के शरीर से हेलो को बाहर निकालने को कहती है, पर सिस्टर मैरी ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि ऐसा करने पर शैनन की जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर सिस्टर बियाट्रिस सिस्टर मैरी को समझाती कि हेलो को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब वो सब शैनन के शरीर में छिपी हुई हेलो नाम की एक जादुई चीज को निकालने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही हेलो को शैनन के शरीर से बाहर निकाला जाता है तो इससे शैनन की मौत हो जाती है। और वहीं मरने से पहले शैनन सिस्टर मैरी से कहती है कि तुम किसी पर भी भरोसा मत करना। अब इसके बाद हेलो को बाहर निकालने वाली नन हेलो को सुरक्षित रखने के लिए उसे ईवा की लाश में छुपा देती है, पर तभी वहाँ एक सोल्जर आ जाता है और अब नन और सोल्जर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं हेलो के अब एवा की लाश में जाते ही एवा वापस से जिंदा हो जाती है और अब होश में आते ही एवा के सामने सोल्जर्स नन को मार देता है। इतने में ही फिर उस कमरे में किसी तरह का डीमन आकर उस सोल्जर को अपने काबू में कर लेता है, जो देखकर एवा उस सोल्जर को एक ही बार में खत्म कर देती है। जिसके साथ फिर एवा के शरीर से हेलो की रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर वो डीमन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब होश में आने के बाद एवा देखती है कि उसके पैर बिल्कुल ठीक है और वो चल सकती है, जबकि उसकी पिछली जिंदगी में उसका एक दुर्घटना हुआ था, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर पैरालाइज हो गए थे और दुर्घटना में उसकी माँ की मौत के बाद वो सिस्टर फ्रांसिस के अनाथ आश्रम में रह रही थी। अब एवा इस बात से बहुत खुश होती है कि वो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गई और अब वो ठीक से चल भी सकती है। वो अब चर्च से बाहर निकलकर शहर में घूमने लगती है, पर तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है, जिसके बाद वो एक शॉप की दीवार से टेलीपोर्ट होकर सीधे शॉप के स्टोर रूम में जा पहुंचती है। अब इस टक्कर की वजह से एवा घायल भी हो गई थी, लेकिन देखते ही देखते उसका घाव कुछ ही सेकंड में बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे अब एवा को समझ आ जाता है कि उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स आ गई है। जिसके बाद अब वो स्टोर हाउस से कुछ नए कपड़े पहन लेती है और फिर वो अपने अनाथ आश्रम के हॉस्पिटल में जाकर अपने दोस्त डियागो से मिलती है। दरअसल एवा जब अनाथ आश्रम में थी तभी उसकी मुलाकात वहाँ डियागो से हुई थी, जहाँ डियागो एवा को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगा था कि एवा की मौत हो चुकी है। अब यहाँ एवा डियागो को अपनी सुपर पावर्स के बारे में भी बताती है, जो सीक्रेट बताने के बाद वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब चर्च में फादर विंसेंट पहुंचते तो उन्हें वहाँ पर एवा के बारे में पता चलता है, जिसके बाद फादर विंसेंट अनाथ आश्रम जाकर सिस्टर फ्रांसिस से एवा के बारे में पूछताछ करते हैं। अब सिस्टर फ्रांसिस बताती कि वो 7 साल की थी जब वो यहाँ पर आई थी, क्योंकि एक कार दुर्घटना में उसकी माँ की मौत हो गई थी, जबकि एवा उस दुर्घटना में पैरालाइज हो गई थी। एवा के पिता या किसी और फैमिली मेंबर का कोई भी पता नहीं चल पाया, इसलिए एवा इस अनाथ आश्रम में रह रही थी। लेकिन जब फादर विंसेंट सिस्टर फ्रांसिस से एवा की मौत का कारण पूछते हैं तो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एवा को देखते हो जो शहर के बीच पर घूम रही होती है और आज वो बहुत खुश होती है, पर तभी उसे आसमान में एक लाल रोशनी दिखाई देती है। इसलिए अब रोशनी का पीछा करते हुए एवा एक बार में पहुंचती है, जहां ड्रिंक करने के बाद एवा को पता चलता है कि उसके अंदर अब सुपर स्ट्रेंथ आ गई है, जब वो वहां मौजूद एक आदमी को मजाक में धक्का दे देती है, जिससे वो आदमी दूर जाकर गिरता है। अब अगले दिन एवा एक बंगले में पहुंचती है, जहां आकर एवा इतनी खुश होती है कि वो भूल जाती है कि उसे तैरना नहीं आता और वो बंगले के स्विमिंग पूल में कूद जाती है। एवा बेचारी डूबने लगती है, इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जिसकी शोर सुनकर वहां जेसी नाम का एक लड़का आकर एवा को बचा लेता है। अब इसके बाद जेसी एवा को अपने दोस्तों चैनल, जोरी और रैंडल से मिलवाता है और अब एवा को पता चलता है कि ये सभी चोर है जो अलग अलग देशों में जाकर चोरियां करते हैं, लेकिन एवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब वो भी जेसी और उसके दोस्तों को ज्वाइन करना चाहती थी। वहीं अब एवा जेसी से आकर्षित होने लगती है, जहाँ फिर थोड़ी ही देर में उसे उससे प्यार हो जाता है। अब शाम को एवा जेसी और उसके दोस्तों के साथ एक क्लब में जाती है, जहाँ नशे की हालत में एवा को फिर से वही लाल रोशनी दिखाई देती है। लेकिन इस बार जब एवा उस रोशनी का पीछा करती है तो कुछ दूर आगे जाने पर एक कमरे में वो रोशनी एक डीमन का रूप ले लेती है। एवा देखती है कि उस कमरे में 2 लोग बेहोशी की हालत में पड़े, जिसे देख कर एवा डर जाती है और भागकर वापस जेसी के पास आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ शहर से दूर हम एक बड़ी सी कैट्स कडल नाम की जगह देखते हैं, जहाँ कई सारे नन्स रहती है, जिन्हें ट्रेनिंग देकर लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा
होता है। यहाँ फादर विंसेंट सिस्टर मैरी को हेलो ढूंढने की जिम्मेदारी देते हैं, जिसके बाद हेलो को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिस्टर मैरी को दी जाएगी, क्योंकि फादर विंसेंट को सिस्टर मैरी के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं था। अब शाम के समय सिस्टर कैमिला सिस्टर शैनन की याद में एक गाना गाती है, जिसे सुनकर सिस्टर मैरी और बाकी वॉरियर नर्स भी काफी इमोशनल हो जाती है। अब अगले सीन में हम शैनन की लाश देखते हैं, जो चर्च के मुर्दाघर में रखी होती है, और तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिस पोर्टल से एक भयानक डीमन बाहर आता है, जो चर्च के फादर को एक ही बार में मार डालता है। अब इसके बाद वो डीमन शैनन के पीठ पर हेलो लेने के लिए अपने नाखून से वार करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शैनन के शरीर में हेलो नहीं है तो वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। वहीं अब आखिरी सीन में हम क्लब में एवा को देखते हैं, जिसकी पीठ पर अब हेलो चमकने लगता है, जिसके साथ ये एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में जब एवा नहाने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पीठ पर एक सर्कल का निशान बन गया है। वहीं दूसरी तरफ हम सिस्टर मैरी को देखते हैं, जो शैनन के कातिल का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। दरअसल उस रात शैनन और उसकी टीम एक जरूरी पार्सल लेने डॉकयार्ड पर पहुंची थी, लेकिन किसी को पहले से उनकी इन मिशन के बारे में पता था, इसलिए उसने पार्सल के बॉक्स में एक्सप्लोजिव और डिविनियम मेटल फिट कर दिया था, जिसके फटने से डिविनियम के टुकड़े शैनन के शरीर में घुस गए, जिससे शैनन बुरी तरह से घायल हो गई और आखिर में उसकी मौत भी हो गई। साथ ही उसी अनजान दुश्मन ने सभी वॉरियर नर्स को मारने के लिए किराए के सोल्जर्स भी भेजे थे। अब चर्च में वापस आने पर सिस्टर मैरी और सिस्टर लिली के बीच हेलो को लेकर थोड़ी बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि सिस्टर लिली की पिछले 3 पीढ़ियों ने हेलो की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई थी, और इसलिए सिस्टर लिली को लगता है कि अब हेलो की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी ही देनी चाहिए। पर फादर विंसेंट बीच में आकर सिस्टर मैरी और लिली को शांत करते हैं। अब इसके बाद जब प्रार्थना के समय फादर विंसेंट शैनन की लाश को देखते हैं तो वो सभी को तुरंत खबर कर देते हैं कि ये सब टारस नाम के एक डीमन ने किया है, जो इंसानों के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जो दरअसल नर के लिए हेलो को लेने आया है। दरअसल कुछ डीमन इंसानों के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, पर वो इंसानों को अपने काबू में करके उनसे गलत काम करवाते थे, लेकिन टारस डीमन इंसानों के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते थे। अब अगले सीन में हम डॉक्टर सेल्विस नाम की एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जिसे एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर खुदाई के दौरान डिविनियम से बनी एक शील्ड मिलती है। वहीं दूसरी तरफ कर्डल में सिस्टर बियाट्रिस और फादर विंसेंट हेलो और टारस के बारे में बातें कर ही रहे होते कि तभी वहां पर कार्डिनल डुरेटी आते हैं, जो फादर विंसेंट को जल्द से जल्द हेलो को ढूंढने का आदेश देता है। दूसरी तरफ टारस हेलो की एनर्जी का पीछा करते हुए एक एक करके उन सभी जगहों पर जाता है जहां एवा गई थी। अब शाम के वक्त एवा जेसी और उसके दोस्तों के साथ आर्कटेक नाम की कंपनी की एक पार्टी में जाते हैं, जिस पार्टी में डुरेटी को भी इन्वाइट किया गया था। इस कंपनी के मालिक का नाम क्रिस्टियन था और वो पहले चर्च के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट का काम करता था, लेकिन बाद में उसने किसी कारण से चर्च को छोड़ दिया और अपनी ये कंपनी शुरू की। अब इस कंपनी में काम करने वाली साइंटिस्ट डॉक्टर सेल्विस पार्टी के दौरान ही सभी को एक छोटी आर्क मशीन में एक पोर्टल ओपन करके दिखाती है, और जब डॉक्टर सेल्विस उस पोर्टल में अपना हाथ डालती है तो वो गायब हो जाता है। डॉक्टर सेल्विस कहती है कि मेरा हाथ इस पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में चला गया है, जो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए ओपन किया जा सकता था, इसलिए डॉक्टर सेल्विस अपना हाथ पोर्टल से बाहर निकाल लेती है। वहीं अब डुरेटी नोटिस करता है कि इस मशीन में पोर्टल को ओपन करने के लिए डॉक्टर सेल्विस ने डिविनियम शील्ड का इस्तेमाल किया था, जो चर्च की अमानत थी, लेकिन कई सालों पहले कहीं खो गई थी। अब इसके बाद एवा जेसी और उसके दोस्त चुपके से डॉक्टर सेल्विस के लैब में घुस जाते हैं, जहां अब एवा एक कमरे में एक छोटे बच्चे को देखती है, जिससे उसे लगता है कि उस बच्चे पर कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसलिए वो उस बच्चे को अपने पास बुलाती है। लेकिन तभी वहाँ का अलार्म ट्रिगर हो जाता है, इसलिए अब जेसी एवा को बाहर चलने को कहता है, लेकिन एवा उस बच्चे को बचाने के लिए वहीं रुक जाती है। फिर तभी वहाँ अचानक से एक पोर्टल बन जाता है और अब उस पोर्टल में से टारस बाहर निकलकर एवा पर हमला शुरू कर देता है। इतने में वहाँ पर ओसीएस की टीम आकर टारस से फाइट करने लगती है और अब एवा भी वहाँ रखे डिविनियम शील्ड को अपनी हेलो पावर से कंबाइन करके टारस पर हमला करती है, जिससे वो उसे घायल करने में सफल हो जाती है। जिसके बाद टारस हार मानकर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। जिस तरह से ओसीएस एवा को बचा लेती है, पर बाद में वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड 2 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में एवा को जब होश आता है तब वो देखती है कि उसे बांध कर रखा गया है और हेलो की शक्ति की मदद से एवा आसानी से अपने आप को आजाद कर लेती है, लेकिन वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे हेलो में से एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण एवा बेहोश हो जाती है। अब होश में आने पर एवा अपने सामने फादर विंसेंट को देखती है, जहाँ फादर विंसेंट एवा को एक प्राचीन नन वॉरियर एरियला की कहानी सुनाने लगते हैं,
दरअसल कई सालों पहले एरियला नाम की एक छोटी बच्ची के राज्य पर दुश्मन सेना ने हमला कर दिया और वो हमला करने वाली सेना ने उसके माता पिता को मार दिया, जिसके बाद एरियला को अपनी बाकी जिंदगी एक अनाथ आश्रम में बितानी पड़ी। लेकिन जब एरियला बड़ी हुई तो उसने अपने राज्य को आजाद करवाने के लिए दुश्मन सेना से लड़ने का फैसला किया। और फिर ऐसी एक लड़ाई में जब एरियला बहुत ज्यादा घायल हो गई और मरने ही वाली थी, तभी आसमान से भगवान का एक फरिश्ता एरियल वहां आए और उन्होंने एरियला को बचाने के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा यानी कि हेलो एरियला को दे दिया, जिससे कि एरियला की जान बचाई जा सके। अब ये कहानी सुनाने के बाद फादर विंसेंट एवा को टारस जैसे डीमंस के बारे में समझाते हुए कहता है कि हेलो ही वो हथियार है जिसकी मदद से टारस डीमंस को मारा जा सकता है। लेकिन एवा एक वॉरियर नन नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पर फादर विंसेंट एवा को बताते हैं कि जब तक हम हेलो की शक्ति का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं सीख जाते तब तक तुम्हें यही रहकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। साथ ही फादर विंसेंट एवा को एक आर्मर भी देते जो हेलो की एनर्जी को बाहर फैलने से रोकता है ताकि एनर्जी का पीछा करते हुए टारस एवा को ना ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सेल्वियस और क्रिस्टीन सीसीटीवी फुटेज में एवा और उसके दोस्तों को देखते हैं। साथ ही डॉक्टर सेल्वियस नोटिस करती है कि एवा के पास किसी तरह की सुपर पावर्स है, इसलिए वो एवा को ढूंढने का फैसला करती है। अब अगले सीन में हम डोरिटी और फादर विंसेंट को देखते हैं, जहां डोरिटी चाहता था कि हेलो को एवा के शरीर से बाहर निकाला जाए, लेकिन फादर विंसेंट याद दिलाता है कि इससे एवा की जान भी जा सकती है। इसलिए फादर विंसेंट के कहने पर डोरिटी एवा को वॉरियर नन बनने के लिए एक मौका देता है। और फिर अगले सीन में हम मदर सुपीरियर को देखते हैं जो नन्स को ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के दौरान मदर सुपीरियर एवा से काफी बुरा बर्ताव करती है, लेकिन एवा पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर थोड़ी देर बाद एवा जब बाकी नन्स के साथ खाना खाने बैठी होती तो सभी नन्स वहां से उठकर चली जाती है, क्योंकि नन्स उसे पसंद नहीं करती थी और उन्हें लगता था कि एवा वॉरियर नन्स बनना डिजर्व नहीं करती। पर सिस्टर बियाट्रिस एवा के साथ अच्छे से बिहेव करती है, जिसके बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन एवा फादर विंसेंट के कहने पर उनको एरियला की आगे की कहानी पढ़ाकर सुनाने लगते हैं, जहां फिर से जिंदा होने के बाद एरियला ने डीमन से हेलो को प्रोटेक्ट करने के लिए नन्स की एक टीम बनाई, जिसे ऑर्डर ऑफ क्रूसिबम सॉर्ड नाम दिया गया। उसी इसकी नन्स को नन्स कहा जाता है, जो कि नर्क से आए हुए डीमन से दुनिया को बचाने का काम करती है। पर एवा को एरियला की स्टोरी पर भरोसा नहीं था और वो इसे काल्पनिक मान रही थी। पर फादर विंसेंट एवा को समझाते हैं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सेल्वियस जेसी और उसके दोस्तों को ढूंढ निकालते हैं और उनसे एवा के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें एवा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए डॉक्टर सेल्वियस उन्हें अपना नंबर देती है और एवा के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर उन्हें खबर करने को कहती है। अब अगले सीन में हम फिर से एवा को देखते हैं, जहाँ सिस्टर लिलिथ एवा को एक कमरे में लेकर जाती है, जहाँ काफी सारे हथियार रखे जाते हैं। लिलिथ यहाँ पर एवा को डिविनियम मेटल से बनी हुई तलवार दिखाती है और जब एवा उसके पास जाती है तो वो तलवार चमकने लगती है, क्योंकि डिविनियम हेलो के नजदीक होने पर चमकने लगता है और फिर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सिस्टर लिलिथ अब एवा के हाथ पर डिविनियम स्वॉर्ड से कट लगाती है, जिससे एवा घायल हो जाती है और इस बार उसका घाव पहले की तरह हील नहीं हो पाता। सिस्टर लिलिथ अब एवा को समझाती है कि डिविनियम डीमंस और वॉरियर नन्स दोनों की कमजोरी है और इससे वॉरियर नन्स और डीमंस दोनों को मारा जा सकता है। और अब हमें समझ में आता है कि हेलो होने के बावजूद शैनन अपने आप को हील क्यों नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो डिविनियम मेटल से घायल हुई थी। पर अब जब सिस्टर लिलिथ ये सब बता ही रही होती कि तभी वहाँ पर डीमंस की आवाज आना शुरू हो जाती है, जिससे एवा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिस डर में वो सिस्टर लिलिथ को वहीं अकेला छोड़कर दीवार के उस पर दूसरे कमरे में भाग जाती है। पर इससे एवा का एक पैर दीवार में ही फंस जाता है, जहाँ अब एवा दूसरे कमरे में मदर सुपीरियर को देखती है और अब थोड़ी देर में वहाँ पर सिस्टर लिलिथ भी आ जाती है, जिसके बाद एवा को पता चलता है कि असल में वो डीमंस की आवाज नकली थी और उसका एक टेस्ट लिया जा रहा था, जिसमें एवा फेल हो गई थी, क्योंकि मुसीबत के वक्त एवा सिस्टर लिलिथ को अकेला छोड़कर भाग गई थी। मदर सुपीरियर अब एवा से कहती कि तुम एक कायर हो और वॉरियर नन्स बनना डिजर्व नहीं करती, क्योंकि सिस्टर फ्रांसिस ने हमें बताया था कि तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुमने जिंदगी से हार मानकर बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली थी। जो सब सुनकर एवा बहुत दुख होती है और वो रोते हुए समझाती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सिस्टर फ्रांसिस झूठ कह रही है। पर इतने में ही वहाँ फादर विंसेंट आ जाते हैं, जो मदर सुपीरियर को गुस्से में एवा के साथ अच्छे से बर्ताव करने के लिए कहते हैं।
अब अगले दिन सिस्टर कैमिला एवा को सिस्टर शैनन के कमरे में लेकर जाती है और उसे बताती है कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगी। जिसकी थोड़ी देर बाद एवा फादर विंसेंट से मिलने जाती है और एरिला की आगे की कहानी पढ़कर सुनाने लगती है। जहाँ डीमन से लड़ते हुए एक दिन एरिला काफी ज्यादा घायल हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब उसकी मौत हो जाएगी, पर तभी वहाँ पर एक नन फादर विंसेंट से मिलने आती है। जहाँ फादर विंसेंट जब उस नन से मिलकर वापस अपने कमरे में आते तो वो देखते कि एवा ये जगह छोड़कर भाग गई है। जिसके साथ एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हम एवा को देखते हैं जो चर्च से बाहर निकल अब शहर में घूम रही होती है और तभी रास्ते में जेसी एवा को ढूंढ लेता है। जिसके बाद वो एवा को अपने नए घर पर लेकर आता है, जहाँ चैनल एवा को देखकर बहुत खुश होती है और वो एवा को अपने कुछ नए कपड़े देती है क्योंकि एवा के कपड़े काफी गंदे हो चुके थे। लेकिन जब जोरी वहाँ एवा को देखती तो वो गुस्से में एवा को बुरा भला कहने लगती है क्योंकि उसकी ही वजह से डॉक्टर सिल्विस उनके पीछे पड़ी हुई है। जेसी अब जोरी को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन फिर एवा को लेकर बहस शुरू हो जाती है। जो सब देखकर एवा काफी परेशान हो जाती है और चिल्लाते हुए दोनों को चुप रहने को कहती है। अब एवा के चिल्लाते उस कमरे की दीवारों में हेलो की एनर्जी के कारण दरार पड़ जाती है। जिसके बाद एवा वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर समुद्र किनारे बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डूरिट को देखते हैं जो सबीनन से कहता है कि डॉक्टर सिल्विस के पास चर्च की डिविनियम शील्ड है और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, इसलिए हमें किसी भी कीमत पर शील्ड वापस चर्च में लेकर आनी होगी। जिसके बाद अब डूरिट अकेले में सिस्टर लिलिथ से मिलता है और उसे कहता है कि तुम ही वॉरियर नन्स बनने के लायक हो क्योंकि तुम्हारे परिवार ने कई सौ सालों तक हेलो की रक्षा की है, इसलिए तुम्हें किसी भी कीमत पर हेलो को वापस लाना होगा। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर मैरी को शैनन के रूम की दीवार पर एक कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ दिखाई देता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि दीवार के उस पार जरूर कोई गुप्त कमरा है जिसमें शैनन ने शायद उसकी कातिल के बारे में कुछ सबूत रखे हुए हैं। अब सिस्टर मैरी फादर विंसेंट को इस बारे में बताती है, जिसके बाद फादर विंसेंट मैरी को एवा को ढूंढ कर लाने को कहता है ताकि वो दीवार के उस पार जाकर देख सके कि आखिर वहाँ क्या छिपा हुआ है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम एवा को देखते हैं जो अकेले समुद्र किनारे बैठी होती है और तभी उसके पास जेसी आता है जो एवा से कहता है कि मैंने अब अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया है क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। और अब ये दोनों साथ में ये शहर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। अब सफर के दौरान जेसी एवा से शेयर करता है कि कुछ साल पहले मेरी माँ की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पास यूनिवर्सिटी की फीस के पैसे नहीं थे क्योंकि सारे पैसे माँ के इलाज में खर्च हो गए थे। इसलिए फिर मैंने एक अमीर बिजनेसमैन का पर्स चुराया और उसकी क्रेडिट कार्ड से फ्लाइट की टिकट खरीदी और फिर दुनिया घूमने लगा। इसी दौरान मेरी मुलाकात जोरी, चैनल और रैंडल से हुई। आप देखते देखते वो दोनों शिपयार्ड तक पहुंच जाते हैं और जेसी दोनों के लिए टिकट लेने के लिए जा रहा होता है, पर तभी एवा को याद आता है कि पिछली जिंदगी में सिस्टर फ्रांसिस ने उसे जहर का इंजेक्शन दिया था क्योंकि वो अनाथ आश्रम के बच्चों से नफरत करती थी। और अब एवा को एहसास होता है कि डियागो की जान भी खतरे में और सिस्टर फ्रांसिस उसे भी मार सकती है। इसलिए डियागो को बचाने के लिए एवा जेसी को बिना कुछ बताए सीधा अनाथ आश्रम की तरफ भागती है। इधर सच में सिस्टर फ्रांसिस डियागो को जहर का इंजेक्शन लगाने वाली होती है, लेकिन एवा सही समय पर वहां आकर डियागो को बचा लेती है। आप सिस्टर फ्रांसिस एवा को वहां देखकर काफी घबरा जाती है और अपने आप को बचाने के लिए वो एवा को जहर का इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन हेलो की वजह से एवा पर उस इंजेक्शन का कोई असर नहीं होता। जिसके बाद अब एवा गुस्से में सिस्टर फ्रांसिस का गला दबाकर उसे मार देती है। वहीं अब एवा डियागो को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन डियागो उसे समझाता है कि अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। इसलिए डियागो की बात मानकर एवा डियागो को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओसीएस की टीम रात के वक्त आकर डॉक्टर सिल्विस के लैब में डिविनियम शील्ड को चुरा लेती है, जिस दौरान सिस्टर बियाट्रिस वहाँ एक बड़ी सी आंख रिएक्टर मशीन को देखती है जिसमें डिविनियम शील्ड के कुछ हिस्से का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बारे में अब सिस्टर बियाट्रिस तुरंत फादर विंसेंट को बताती है। अब अगले सीन में हम एवा को देखते हैं जो वापस जेसी के पास जा ही रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे सिस्टर लिलिथ मिलती है जो उसे वापस चर्च चलने को कहती है। लेकिन जब एवा मना करती है तो सिस्टर लिलिथ डिविनियम से बनी तलवार निकालकर एवा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में सिस्टर लिलिथ एवा को जान से मारने के लिए उसके ऊपर डिविनियम तलवार से हमला करती है ताकि वो उसके शरीर से हेलो को बाहर निकाल सके, जिसके कारण ही एवा डिविनियम तलवार के हमले से घायल हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर मैरी आ जाती है जो एवा को बचाने के लिए सिस्टर लिलिथ से फाइट करने लगती है, जिसका फायदा उठाकर एवा वहाँ से भाग निकलती है। अब वहाँ से भागकर एवा सीधा जेसी के पास पहुँचती है और फिर वो दोनों एक शिप पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं।
वहीं सिस्टर मेरी और सिस्टर लिलिथ भी एवा का पीछा करते हुए सीपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक एवा का शिप वहां से निकल चुका होता है। दूसरी तरफ डोरिटी सिस्टर बियाट्रिस और फादर विंसेंट को बताता है कि वो डिविनियम शील्ड को सुरक्षित रखने के लिए वेटिकन सिटी भेज रहे हैं, पर इस पर फादर विंसेंट डोरिटी से कहता है कि इतने सालों से ओसीएस ही डिविनियम मेटल और हेलो की रक्षा करता आया है, इसलिए डिविनियम शील्ड यहाँ ओसीएस में ही सुरक्षित रहेगा। लेकिन डोरिटी फादर विंसेंट की बात को इग्नोर करके डिविनियम शील्ड को वेटिकन सिटी के चर्च के लिए भेजने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ शिप में एवा और जेसी स्टोर रूम में जाकर छिप जाते हैं, क्योंकि ये दोनों बिना टिकट के शिप पर थे। अब स्टोर रूम में रहते रहते ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अंत में इंटीमेट भी होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ फादर विंसेंट जाकर डॉक्टर सिल्वियस से मिलता है और उसे उस कार के बारे में बता देता है जिसमें डिविनियम शील्ड को ले जाया जा रहा था। जिस जानकारी के बदले फादर विंसेंट डॉक्टर सिल्वियस को एवा से दूर रहने को कहता है। अब फादर विंसेंट की बताई हुई जानकारी बिल्कुल सही थी, जिसकी मदद से डॉक्टर सिल्वियस के लोग उस कार पर हमला करके वापस डिविनियम शील्ड को चुरा लेते हैं। अब ये सब के बाद डॉक्टर सिल्वियस अपने लैब में जाती है और यहाँ एक रूम में वही बच्चा रह रहा होता है जिसे एवा ने उस रात को लैब में देखा था। दरअसल उस बच्चे और डॉक्टर सिल्वियस की बातों से हमें ये पता चलता है कि वो डॉक्टर सिल्वियस का बेटा है और वो बच्चा डॉक्टर सिल्वियस को किसी एंजल के बारे में बताता है जो उसे भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में बताता रहता है। उस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर सिल्वियस अपने लैब में कर रही है। अब अगले सीन में हम सिस्टर मैरी को देखते हैं जो एक स्पीड बोट की मदद से एवा की शिप तक जा पहुंचती है और एवा को ढूंढने लगती है। और अब जब एवा शिप पर अकेली घूम रही होती है तो सिस्टर मैरी एवा को वापस चर्च में चलने को कहती है और जेसी से आखिरी बार मिलकर उसे गुड बाय कहने का मौका भी देती है। पर अब जब एवा जेसी से गुड बाय कहने जाती है तो इतने में वहाँ पर सिस्टर लिलिथ भी आ जाती है, जिसके कारण अब सिस्टर मैरी और सिस्टर लिलिथ में एवा को लेकर बहस होने लगती है। पर तभी सिस्टर मैरी देखते हैं कि एवा जेसी के साथ वहाँ से भाग रही है, इसलिए अब ये दोनों एवा का पीछा करते हैं। अब एवा और जेसी भागकर एक गराज में छुप जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर में सिस्टर लिलिथ भी आ जाती है, जो अब एक ही पंच में जेसी को हरा देती है, जिसके बाद वो जबरदस्ती डिविनियम से बने चाकू से एवा के शरीर से हेलो को निकालने लगती है। पर इतने में ही वहाँ पर सिस्टर मैरी आ जाती है, जो एवा को बचाने के लिए सिस्टर लिलिथ से लड़ने लगती है। जिसी दौरान फिर वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है और फिर हेलो की एनर्जी का पीछा करते हुए टारस वहाँ आ जाता है। अब टारस देखते देखते सिस्टर मैरी को घायल कर देता है और फिर हेलो को लेने के लिए एवा की तरह बढ़ने लगता है। सिस्टर लिलिथ भी अब हेलो को लेने के लिए एवा पर डिविनियम तलवार से हमला करती है, लेकिन इतने में टारस सिस्टर लिलिथ पर हमला कर देता है और फिर वो अपने पंजे सिस्टर लिलिथ के शरीर में घुसा देता है। अब बुरी तरह से घायल सिस्टर लिलिथ एवा को डिविनियम तलवार से टारस पर हमला करने को कहती है, इसीलिए अब एवा तलवार से टारस पर हमला कर देती है, जिससे टारस भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद वो सिस्टर लिलिथ को अपने साथ लेकर वापस अपनी दुनिया में लौट जाता है। जिन सब चीजों से एवा बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए अब वो गराज की दीवार पार करके वहाँ से भाग जाती है, जिसके साथ ही एपिसोड 5 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम सिस्टर मैरी को देखते हैं, जो घायल होने के कारण लंगड़ा कर चल रही होती है। वो अब एक स्ट्रीट आर्टिस्ट से एवा की तस्वीर बनवाती है और फिर शहर के लोगों को वो तस्वीर दिखाकर एवा के बारे में पूछताछ करने लगती है। उनमें से फिर एक बूढ़ा आदमी सिस्टर मैरी को बताता है कि एवा सामने के पहाड़ों की तरफ गई है, जिसकी मदद से अब सिस्टर मैरी एवा को ढूंढ लेती है। शुरू में तो एवा और सिस्टर मैरी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन फिर एवा देखती है कि सिस्टर मैरी का पैर जख्मी है, इसलिए वो सिस्टर मैरी के पैर का इलाज करने लगती है। सिस्टर मैरी अब एवा को बताती है कि यहाँ से कुछ दूर एक गाँव है, इसलिए अब दोनों उस गाँव तक पहुँचने के लिए रवाना हो जाते हैं। पर अब रात होने पर सिस्टर मैरी और एवा एक गुफा में आराम करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ सिस्टर मैरी एवा को बताती है कि जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मेरे पिता ने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, लेकिन बचाव में मेरी माँ ने मेरे पिता को मार डाला, जिसकी वजह से उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई और मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया, जहाँ फिर अनाथ आश्रम में मेरी मुलाकात फादर विंसेंट से हुई, जो मुझे यहाँ ओसीएस में ले आए। आप सुबह होने पर दोनों फिर से गांव की तरफ बढ़ने लगते और थोड़ी दूर चलने के बाद वो गांव तक पहुंच भी जाते। गांव के लोग सिस्टर मैरी को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वो उसे देखकर बहुत खुश होते। सिस्टर मैरी अब एवा को बताती है कि पिछले साल अचानक से कुछ डीमंस ने इस गांव पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद ओसीएस ने यहाँ आकर उन डीमन से गांव वालों को बचाया था। अब यहाँ एक रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त सिस्टर मैरी फादर विंसेंट को कॉल करके अपनी लोकेशन के बारे में बता देती है और फिर कॉल के बाद सिस्टर मैरी एवा को बताती कि कल शाम को कर्डल से कोई मुझे यहाँ लेने आएगा और अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो मैं तुम्हें इसके लिए जिद
नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। अब रात होने पर एवा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो चर्च में जाकर बैठ जाती है और फिर थोड़ी देर बाद उसे वहाँ नींद आ जाती है। फिर तभी सुबह एवा और सिस्टर मैरी ब्रेकफास्ट बनाने में गाँव वालों की मदद करते हैं और तभी एवा वहाँ उस लाल रोशनी वाले डीमन को देखती है जो वहाँ मौजूद एक इंसान के शरीर में चला जाता है। एवा अब जब इस बारे में सिस्टर मैरी को बताती तो दोनों उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। अब एक बेकरी में पहुंचने के बाद उस आदमी की आंखें बिल्कुल काली पड़ जाती है और अब वो एक ही बार में सिस्टर मैरी को उठाकर दीवार पर फेंक देता है, जिसके बाद वो एवा पर टूट पड़ता है। अब घायल सिस्टर मैरी एवा को उस इंसान को टॉर्चर करने को कहती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और अब जब एवा उस आदमी को मारने लगती है तो कुछ ही देर बाद उसके शरीर से वो डीमन बाहर निकल आता है और अब ऐसा होते ही एवा डिविनियम से बने एक चाकू की मदद से उस डीमन को खत्म कर देती है। अब डीमन से उनकी रक्षा करने के लिए गांव वाले सिस्टर मैरी और एवा का धन्यवाद करते हैं और फिर शाम के वक्त सिस्टर बियाट्रिस वहाँ सिस्टर मैरी को लेने आ जाती है, जहाँ सिस्टर मैरी एवा को डिविनियम से बना एक चाकू देती है और फिर गुड बाय बिड करके सिस्टर बियाट्रिस के साथ वहाँ से चली जाती है, जिसके साथ ये एपिसोड 6 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में कर्डल में सभी नन सिस्टर लिली की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही होती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिस्टर लिली की मौत हो चुकी है। फिर तभी वहाँ ड्यूरिटी कुछ नन्स को लेकर आता है, जो सभी नन्स किसी न किसी कारण से ओसीएस में सिस्टर नन नहीं बन पाई थी और इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन ड्यूरिटी इन्हें एक और मौका देना चाहता था। इसलिए अब इन नन्स और दूसरी नन्स के बीच मुकाबला होता है, जिसमें सिस्टर क्रिम्सन नाम की एक नन सभी नन्स को हरा देती है। लेकिन आखिरी मुकाबले में जब सिस्टर बियाट्रिस सिस्टर क्रिम्सन पर भारी पड़ने लगती है तो क्रिम्सन चीटिंग करके ये मुकाबला जीत जाती है। जो सब जानने के बावजूद भी ड्यूरिटी मदर सुपीरियर को सिस्टर क्रिम्सन को एसीएस में शामिल करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ एवा डॉक्टर सिल्वे से मिलने आर्टेक पहुंचती है और वो डॉक्टर सिल्वे से कहती है कि मुझे हेलो के बारे में सब कुछ जानना है। इसलिए अब डॉक्टर सिल्वे यहाँ एवा को क्रिस्टीन से मिलवाती है और उसे बताती है कि क्रिस्टीन पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरानी चीजों का जानकार था और वो चर्च के लिए काम करता था, लेकिन अब उसने चर्च को छोड़ दिया है और विज्ञान की मदद से लोगों का भला करना चाहता है। इसके बाद अब डॉक्टर सिल्वेस एवा के शरीर का स्कैन करती है और उसे बताती है कि तुम्हारे शरीर में जो मेटल रिंग है वो इस दुनिया की नहीं है, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे वो दूसरी दुनिया का है, इसीलिए ये चीज इस दुनिया के फिजिक्स के नियमों का पालन नहीं करती। अब इसके बाद हेलो के बारे में और ज्यादा जानकारी पता करने के लिए डॉक्टर सिल्वेस एवा को एक प्लग से कनेक्ट करती है, जो प्लग नीचे के फ्लोर में रखी आर्क रिएक्टर के मशीन से कनेक्टेड था। डॉक्टर सिल्वेस अब आर्क रिएक्टर को हेलो के जरिए पावर देने लगती है, लेकिन इतनी एनर्जी आर्क रिएक्टर को शुरू करने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए डॉक्टर सिल्वेस पावर बढ़ा देती है, लेकिन इससे भी आर्क रिएक्टर शुरू ही नहीं हो पाता, बल्कि इससे अब एवा की हालत खराब होने लगती है। इसलिए एवा उस प्लग को बाहर निकाल देती है और अब जब एवा नीचे के फ्लोर पर जाकर देखती तो ये प्लग एक मशीन से कनेक्टेड था, जिसे डॉक्टर सिल्वेस ऑन करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी, जो जानने के बाद अब एवा एकदम भड़क जाती है। डॉक्टर सिल्वेस अब बचाव में एवा को इस बारे में समझाने के लिए अपने बेटे माइकल से मिलवाती है और अब जैसी एवा माइकल के पास जाती तो माइकल का शरीर चमकने लगता है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में डिविनियम मौजूद था। डॉक्टर सिल्वेस अब रिवील करती कि मैं काफी लंबे समय तक मां नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने मेडिकल साइंस का इस्तेमाल करके डीएनए मॉडिफिकेशन करके माइकल को जन्म दिया, लेकिन जन्म के साथ ही माइकल को एक अजीब सी बीमारी हो गई, जिसका इलाज सिर्फ डिविनियम से ही किया जा सकता था। और जो रिएक्टर तुमने देखा था वो माइकल के इलाज के लिए नहीं, बल्कि वो एक दूसरी दुनिया में जाने के लिए था। दरअसल हमारी दुनिया के अलावा भी एक पैरेलल दुनिया है, जहाँ जाते ही इंसान अमर हो जाता है और उस दुनिया में इंसान की मौत नहीं हो सकती। इसलिए मैं इस आर्क रिएक्टर को ऑन करके माइकल को उस दुनिया में लेकर जाना चाहती हूँ, ताकि वो वहाँ जिंदा रह सके। वहीं अगले सीन में मदर सुपीरियर को देखते हैं, जो फादर विंसन और सिस्टर बियाट्रिस को बताती कि कार्डिनल ड्यूरिटी ने तुम दोनों को ओसीएस से निकाल दिया है। और अब वो सिस्टर बियाट्रिस को मलेशिया के एक चर्च में तो फादर विंसन को फ्लोरिडा का एक चर्च में जाकर रहने को कहती है। इस पर अब सिस्टर मैरी ड्यूरिटी के इस फैसले से बहुत नाराज थी और अब उसे लगने लगा था कि ड्यूरिटी ने शैन को मारा है, और इसीलिए वो फादर विंसन और सिस्टर बियाट्रिस को ड्यूरिटी के खिलाफ सबूत ढूंढने में उसकी मदद करने को कहती है। लेकिन सिस्टर बियाट्रिस उसकी मदद करने से इनकार कर देती है और फिर सिस्टर मैरी को गुड बाय बिड करके वहाँ से चली जाती है।
अब अगले सीन में हम एवा को देखते हैं जो क्रिस्टिन से सवाल करती है कि आखिर तुमने चर्च को क्यों छोड़ दिया, जिसके जवाब में क्रिस्टिन बताता है कि मैंने चर्च में कई सालों तक ईश्वर की पूजा की और जब मेरी माँ बीमार पड़ गई तो मैं हमेशा ईश्वर से उन्हें ठीक करने की प्रार्थना की, लेकिन आखिरकार बीमारी से उनकी मौत हो गई। मुझे लगता था कि मेरी प्रार्थना में कोई गलती थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस परेशानी का समाधान मैं ईश्वर से मांग रहा था वो दरअसल चर्च में नहीं है, इसलिए तब मैंने चर्च को छोड़ दिया और अपनी ये आर्कटेक कंपनी बनाई। अब इसके बाद एवा आर्कटेक कंपनी से निकलकर कर्डल में जाती है, लेकिन सिस्टर मैरी एवा को अंदर जाने से मना करती है और उसे खबर करती है कि फादर विंसेंट और सिस्टर बियाट्रिस को यहाँ से निकाल दिया गया है और अब अंदर तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। इसके बाद अब सिस्टर मैरी चर्च के पीछे के दरवाजे से एवा को शैन के रूम में लेकर जाती है और उसे दीवार के दूसरी तरफ जाने को कहती है और अब जैसे एवा दीवार को पार करती है तो वो एक गुप्त कमरे में पहुंच जाती है जहां एवा को एक किताब मिलती है जिसमें सभी वॉरियर नन्स के अपने एक्सपीरियंस लिखे हुए थे। वहीं बाहर सिस्टर क्रिम्सन शैनन के रूम में आकर सिस्टर मैरी पर हमला कर देती है और अंत में सिस्टर मैरी को घायल कर देती है। अब इतने में एवा भी किताब लेकर बाहर आ जाती है और अब जैसे सिस्टर क्रिम्सन एवा पर हमला करती है तो सिस्टर बियाट्रिस वहां आकर एवा को बचा लेती है, जिसके बाद सिस्टर बियाट्रिस बड़ी ही आसानी से सिस्टर क्रिम्सन को हरा देती है। लेकिन सिस्टर क्रिम्सन वहां रखी सिस्टर मैरी की गन से सिस्टर बियाट्रिस पर गोली चला देती है, पर अब एवा अपने पावर्स का यूज करके गोली को रोक देती है और फिर सिस्टर क्रिम्सन को बेहोश कर देती है। लेकिन एवा इतना ज्यादा हेलो एनर्जी यूज कर लेती है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर से पैरालाइज हो जाती है। सिस्टर मैरी और सिस्टर बियाट्रिस अब एवा और उस किताब को लेकर वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन बाकी नन्स हथियारों के साथ उनका रास्ता रोक लेती है और उनमें से एक नन तो एवा को गोली मारकर घायल कर देती है। तभी सिस्टर कैमिला वहां कर नन्स पर मशीन गन से फायर कर देती है, जिससे सभी नन्स डर के मारे वहां से भाग जाती है। जिसके बाद सिस्टर कैमिला, सिस्टर मैरी, सिस्टर बियाट्रिस और एवा फादर विंसेंट के साथ एक कार में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। अब रास्ते में घायल एवा सिस्टर मैरी को उस किताब में लिखी शैनन की जानकारी को पढ़ने को कहती है, जहाँ सिस्टर मैरी पढ़कर सभी को बताती है कि शैनन ने लिखा था कि वेटिकन सिटी में ऐसी सीक्रेट चीज छुपी हुई है जो डीमंस को हमारी दुनिया में लेकर आती है और चर्च इसी चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब अगले सीन में हम मदर सुपीरियर को देखते हैं जो वेटिकन सिटी में पोप से मिलने आती है, लेकिन यहाँ डोरिटी से उसे ये पता चलता है कि बीमारी की वजह से पोप की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कर्डल में एक पोर्टल ओपन होता है जिससे सिस्टर लिलिथ बाहर आती है जो अब भी जिंदा होती है। वो अब कर्डल के अंदर जाने लगती है। जिसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 7 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में बियाट्रिस सभी को शैनन की किताब में लिखे एरियल के इतिहास को पढ़कर सुना रही होती है, जहां एरियला ने डीमन से लड़ने के लिए ओसीएस बनाया और एरियल को एरियला के इस काम पर बहुत गर्व था। लेकिन जब एरियल ने एरियला को हेलो दिया तो उसकी अमरता खत्म हो गई और फिर कुछ समय बाद वो बूढ़ा होकर मर गया। फिर एरियल के शरीर को प्राचीन मुर्दों के शहर में दफना दिया गया और वहाँ उसकी कब्र बनाई गई। वहीं एरियल की कब्र से एक पावरफुल एनर्जी बाहर निकलती रहती थी और जो भी बीमार इंसान उसकी कब्र के पार जाता था वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। नर्स को लगा कि एरियल की ये एनर्जी आम इंसानों के इस्तेमाल के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने कब्र के चारों तरफ 20 फीट मोटी दीवार बना दी ताकि कोई भी उस कब्र तक ना पहुँच पाए। फिर समय के साथ इंसानों ने एरियल की कब्र को भुला दिया और फिर धीरे धीरे उसकी कब्र मिट्टी के एक लेयर के नीचे छिप गई। पर कुछ समय बाद उसी कब्र के ऊपर वेटिकन सिटी को बसाया गया। जो सब सुनकर मैरी कहती कि शायद एरियल के शरीर की हड्डियों से निकली एनर्जी डीमंस को कंट्रोल करके उन्हें इस दुनिया में बुलाती है और डोरिटी इस बात को जानता है। वहीं एरियल के कब्र के चारों तरफ 20 फीट मोटी दीवार है और उन दीवार को पार करके उन हड्डियों तक सिर्फ वॉरियर नन्स ही पहुंच सकती है। इसलिए डोरिटी को शायद एरियल की हड्डियां चाहिए थी जिससे वो डीमंस को कंट्रोल करके इस दुनिया पर राज कर सके। लेकिन शैनन डोरिटी के लिए काम कभी नहीं करती, इसलिए डोरिटी ने उसका हत्या कर दिया। अब ये सब सुनकर सभी फैसला करते हैं कि इससे पहले डोरिटी एरियल की कब्र तक पहुंचे उससे पहले ही एवा को वहां पहुंचकर उन हड्डियों को हासिल करना होगा ताकि डोरिटी उनका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। इस पर अब कैमिली कहती कि हमें उस कब्र की सही लोकेशन पता नहीं है और पूरे वेटिकन शहर में उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए एवा सभी को क्रिस्टियन के पास लेकर जाती है क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। एवा क्रिस्टियन से एरियल की कब्र की लोकेशन ढूंढने के लिए मदद मांगती है, जिसके बदले में वो आर्क रिएक्टर मशीन को ऑन करने के लिए एरियल की हड्डियों की पावर का यूज कर सकते हैं। इसलिए क्रिस्टियन अब एवा को बताता है कि जब इस जगह पर वेटिकन सिटी को बनाया जा रहा था तब उस समय का मैप कई सालों पहले चोरी हो गया था और बाद में ब्लैक मार्केट में किसी ने उसे बेच दिया था। अभी वो मैप किसी प्राइवेट कलेक्टर के पास है और उस मैप के बिना एरियल की कब्र को ढूंढना बहुत मुश्किल है। फादर
फादर विंसेंट अब क्रिस्टिन से कहते हैं कि मैं उस मैप को ला सकता हूँ, इसलिए वो मैरी के साथ एस्टेबन नाम के एक आदमी के घर उसे मिलने जाते हैं जो ब्लैक मार्केट में चीजों को बेचने का काम करता था। अब एस्टेबन का बॉडीगार्ड फादर विंसेंट को जब अंदर जाने से रोकता है तो फादर विंसेंट एक ही बार में उसका हाथ ही तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो सीधे अंदर चले जाते हैं। और अब जब एस्टेबन फादर विंसेंट को अपने घर पर देखता है तो वो उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है। फादर विंसेंट अब एस्टेबन से वेटिकन सिटी के मैप को खरीदने वाले का नाम और एड्रेस पूछते हैं, इसलिए एस्टेबन चुपचाप फादर विंसेंट को उस खरीदार का नाम और एड्रेस बता देता है, जिसके बाद मैरी और फादर तुरंत वहां जाकर उस मैप के ओनर को गन पॉइंट पर लेकर उससे वो मैप ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिली कर्डल में जाकर देखती है कि रिजेक्टेड नन्स को ओसीएस में शामिल कर लिया गया है और उसके टीम की वॉरियर्स वहां मौजूद नहीं है। साथ ही वहां अपनी एक फोटो देखती है जिस पर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई थी, और अब ये देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ सभी लोगों को लगता है लिली की मौत हो चुकी है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। अब इधर आर्क टाइप में एवा बियाट्रिस के साथ 20 फीट मोटी दीवार को पार करने की ट्रेनिंग कर रही होती है, क्योंकि पहले वो जब कर्डल में डीमंस की आवाज से डरकर भाग रही थी तब उसका एक पैर दीवार में ही फंस गया था, और अगर इस बार 20 फीट मोटी दीवार को पार करते वक्त वो उसके बीच में फंस गई तो उसकी वहाँ मौत भी हो सकती है। अब ट्रेनिंग के दौरान एवा 4 फीट की दीवार को आसानी से पार कर लेती है, लेकिन जब दीवार की थिकनेस को बढ़ाया जाता है तो एवा उसके बीच में ही फंस जाती है। उसे अब दीवार के अंदर समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए, पर वो बड़ी मुश्किल से कैसे तो करके इस बार दीवार से बाहर आ पाती है। इसलिए अब डॉक्टर सेल्वस बियाट्रिस और एवा को एक जीपीएस ट्रांसमीटर और ब्लूटूथ ईयरपीस देते हैं, जिससे बियाट्रिस एवा की लोकेशन का पता लगा पाए जब वो दीवार के अंदर हो, और ईयरपीस के जरिए उससे बात करके उसे गाइड कर पाए। अब इसके बाद एवा फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देती है, और तभी वहाँ लिलिथ एवा को ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाती है और एवा का नाम पुकारती है, जिसके बाद वो अचानक से ही बेहोश होकर गिर जाती है। अब जब लिलिथ को होश आता है तो वो बियाट्रिस और कैमिला को बताती है कि जब टेरेस ने उसे गैराज में घायल किया था तब उसके बाद उसे याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था, और फिर वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर कर्डल पहुंच गई। साथ ही में लिलिथ नोटिस करती कि उसका घाव अपने आप ही ठीक हो गया था, और शायद उसे अब एवा की जैसी हीलिंग पावर मिल गई है। अब एवा जब लिलिथ से मिलने जाती है तो लिलिथ एवा से उस पर हमला करने के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद एवा लिलिथ को माफ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मैरी फादर विंसेंट का एक गैंगस्टर वाला रूप देखकर काफी हैरान होती है। फादर विंसेंट मैरी को बताता है कि पहले मैं पैसों के लिए बुराई के रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन अंत में ईश्वर ने मुझे सही रास्ता दिखाया और मैं चर्च के लिए काम करने लगा। अब आर्कटेक पहुंचकर फादर विंसेंट क्रिस्टियन को मैप दे देता है, जिसे देखकर क्रिस्टियन एडियल की कब्र की लोकेशन का पता लगा लेता है, जो वेटिकन चर्च के ठीक नीचे छिपी हुई है। अब सीन वापस से एवा पर शिफ्ट होती है, जहाँ ट्रेनिंग के दौरान एवा को पता चलता है कि वो हेलो की पावर का एक लिमिट में यूज कर सकती है, और जब भी एवा हेलो की पावर पूरी तरह से यूज कर लेगी तो हेलो को रिचार्ज करने में उसे 7 मिनट का टाइम लगेगा। अब काफी ट्रेनिंग और जीपीएस की मदद से एवा आखिरकार 20 फीट मोटी दीवार को पार करने में कामयाब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से लिली के सर में तेज दर्द होने लगता है, और फिर वो नोटिस करती है कि उसके चेहरे के घाव भी अब एकदम से ठीक हो गए हैं, जिसके बाद अब जब लिली अपने घाव के ऊपर की स्किन को हटाती है तो वो देखती है कि अंदर से उसका शरीर एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा है। अब उसी रात को एवा सपने में शैनन से मिलती है, जहाँ शैनन एवा से कहती है कि हेलो की जिम्मेदारी वॉरियर नन्स के लिए एक बहुत ही बड़ा बोझ है, और अब तक कई सारे वॉरियर नन्स ने हेलो को डीमन से बचाते हुए अपनी जान दे दी है। जो इतना कहकर रोने लगती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके साथ एवा का सपना भी खत्म हो जाता है। वो अब बियाट्रिस, मैरी और फादर विंसेंट के साथ लैब में जाती है, जहाँ एवा शैनन की बात का मतलब समझ चुकी थी, इसलिए वो बियाट्रिस से कहती कि इस दुनिया में डीमंस को आने से रोकने के लिए हमें एडियल की हड्डियों को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे डीमंस इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे, और फिर हेलो को डीमन से बचाने के लिए किसी वॉरियर नन्स को अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। वो आगे ये भी कहती है कि अगर मैं हेलो की पावर से डिविनियम मेटल को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ तो शायद मैं एडियल की हड्डियों को भी डिस्ट्रॉय कर पाऊंगी। जो इतना कहने के बाद वहाँ रखा हुआ डिविनियम से बना चाकू उठाती है, और फिर देखते ही दिखते उसे हेलो की पावर से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके साथ ही एपिसोड 8 यहीं समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत में एवा एक नन के कपड़े पहनकर बाकी टीम के साथ वेटिकन चर्च में घुस जाती है, और फिर चर्च के सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश करके एडियल की कब्र की तरफ बढ़ने लगती है।
वहीं चर्च के पोप की अब मौत हो चुकी थी, इसलिए चर्च में सभी कार्डिनल्स नए पोप को चुनने के लिए वोटिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ आर्टेक में डॉक्टर सैल्वियस और क्रिस्टिन सीसीटीवी फुटेज में लिलिथ को देखते हैं, जो अपनी आप ही एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो रही थी। डॉक्टर सैल्वियस को लिलिथ की स्किन के टुकड़े भी मिलते हैं, जो अब भी चमक रहे थे। डॉक्टर सैल्वियस जब इन टुकड़ों को नष्ट करने की कोशिश करती है तो वो नोटिस करती है कि इन टुकड़ों में लाइफ है और ये अपने आप को फिर से ठीक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चर्च में डूरेटी नोटिस करता है कि उसकी डिविनियम से बनी हुई अंगूठी चमक रही है, जिससे वो समझ जाता है कि एवा भी इसी चर्च में मौजूद है। इसलिए वो मैसेज करके क्रिम्सन और उसकी टीम को खबर कर देता है, जो इसी चर्च में मौजूद है, जिसकी मदद से फिर क्रिम्सन और उसकी टीम एवा को ढूंढ लेती है, जिसके बाद फिर उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। पर यहाँ एवा क्रिम्सन की टीम से फाइट नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे दीवार पार करके एडियल की कब्र तक पहुंचने के लिए हेलो की एनर्जी को बचा कर रखने की जरूरत थी। पर उसका दुर्भाग्य कि तब तक क्रिम्सन एवा तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला कर पाती तभी मदर सुपीरियर वहाँ आकर एवा को बचा लेती है, जिन्हें लड़ाई के कई सालों का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो क्रिम्सन को आसानी से हरा देती है। अब इसके बाद फादर विंसन और मदर सुपीरियर क्रिम्सन और उसकी टीम को रोकने के लिए वहीं रुकते और वहीं बियाट्रिस और एवा कब्र के लोकेशन पर जा पहुंचते, जहां बियाट्रिस भी डायनामाइट से एक दीवार को उड़ा देती है, जिसकी मदद से दोनों आखिरकार एडियल की कब्र की दीवार तक पहुंच जाते। वहीं दूसरी तरफ आर्टेक में हम लिलिथ को देखते, जिसके नाखून किसी डीमन की तरह बढ़ रहे होते और वो माइकल के कमरे में जा पहुंचती है, जहां माइकल लिलिथ को देखकर कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी, क्योंकि एवा दरवाजे तक पहुंच चुकी है। जो सुनकर अब लिलिथ वहां से टेलीपोर्ट होकर सीधे वेटिकन चर्च में जा पहुंचती है, जहां पहुंचकर वो फादर विंसेंट से एवा के बारे में पूछने लगती है। तभी क्रिम्सन वहां आकर लिलिथ के गले पर चाकू रख देती है, लेकिन लिलिथ अपने नाखूनों से एक ही बार में क्रिम्सन का गला काट कर उसे मार देती है और अब वो एवा को ढूंढने के लिए एडियल के कब्र की तरफ बढ़ जाती है, जहां आकर लिलिथ एवा को अंदर जाने से मना करती है और उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर बियाट्रिस और मैरी मिलकर लिलिथ को रोकते हैं, जहां मैरी लिलिथ को याद दिलाने की कोशिश करती है कि हम सब एक ही परिवार के हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जिन बातों से आखिरकार लिलिथ नॉर्मल होने लगती है और अब वो रोते हुए मैरी से माफी मांगती है और कहती है कि कोई मेरे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं फाइनली एवा दीवार के अंदर चली जाती है, जहां दीवार पार करते हुए उसे वहां बीच में एक टारस डीमन का स्केलेटन मिलता है, जिसकी हड्डियां डिविनियम मेटल से बनी थी। अब एवा तुरंत इस बारे में बियाट्रिस को बताती है और अब आखिरकार लोगों को समझ में आ जाता है कि टारस डीमन की हड्डियां डिविनियम मेटल का सोर्स है और उनके पास जो डिविनियम मौजूद है वो जरूर किसी टारस डीमन को मारकर उसकी हड्डियों से निकाला गया है। पर अब थोड़े आगे बढ़ने पर एवा और बियाट्रिस का कम्युनिकेशन टूट जाता है, लेकिन एवा फिर भी किसी तरह से आगे बढ़ते हुए एडियल की कब्र तक पहुंच जाती है, जहां जाकर एवा देखती है कि एडियल अब भी जिंदा है और वो अब तक यहीं पर कब्र में कैद था। जिसके साथ ही एपिसोड 9 यहीं समाप्त हो जाती है। अब सीरीज की आखिरी एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डूरेटी वोटिंग में जीत जाता है और उसे नया पोप बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडियल एवा को उसके नाम से पुकारता है, जहां फिर एवा एडियल से सवाल करती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है। इस पर अब एडियल बताता है कि मैं मेरे डिविनियम से बने आर्मर और तलवार से कनेक्टेड हूँ और उन्हीं से मुझे बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है। वो आगे ये भी शेयर करता है कि एरियला ने धोखे से मेरा हेलो मुझसे छीन लिया और जब एरियला और चर्च को पता चला कि मुझे मारा नहीं जा सकता तो उन्होंने मुझे यहीं हमेशा के लिए कैद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ माइकल डॉक्टर सिल्वियस को आर्क रिएक्टर के पास ले जाता है और उसे बताता है कि एंजल ने मुझसे कहा है कि आज ये रिएक्टर ऑन होगा और ये मुझे दूसरी दुनिया में ले जाएगा। दूसरी तरफ क्रिस्टीन जब डॉक्टर सिल्वियस को ढूंढते हुए उसके ऑफिस में पहुंचता है तो वो वहाँ रूम में माइकल की बनी हुई तस्वीरों को देखता है, जिन तस्वीरों में माइकल ने एक एंजल की भी तस्वीर बनाई थी। साथ ही उसने तस्वीरों में कई सारे कॉम्प्लेक्स साइंस के फॉर्मूले और आर्क रिएक्टर का डिजाइन बनाया हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि आर्क रिएक्टर का डिजाइन दरअसल माइकल ने डॉक्टर सिल्वियस को बनाकर दिया था और शायद माइकल को इस डिजाइन के बारे में उस एंजल ने बताया था जो उसे अक्सर दिखाई देता था। अब अगले सीन में हम एवा की टीम को देखते हैं जो उसके बाहर आने का इंतजार कर रही होती है, जहाँ फादर विंसेंट मदर सुपीरियर को बाहर की सिचुएशन पता लगाने के लिए भेज देता है, जिसके बाद अब मैरी लिलिथ और बियाट्रिस दीवार पर ड्रिल करके डायनामाइट लगाने लगते हैं ताकि अगर एवा अंदर फंस जाए और बाहर ना आ पाए तो दीवार को ब्लास्ट करके उसे बाहर निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ एवा एडियल की कहानी सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसे हेलो देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही एडियल एवा को छूता है तो उसे एडियल का विजन्स आने लगते हैं और अब वो देखते हैं कि पिछले जन्म में वो ही एरियला थी
अब अपने पिछले जन्म में जब एरियला लड़ाई के दौरान बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और मरने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एरियल हेलो के साथ बाहर आता है। एरियल दरअसल हेलो को चुराने के बाद बचकर भाग रहा था और इसी दौरान वो इस दुनिया में आ गया था, पर उसका पीछा करते हुए वहाँ एक टारस डीमन पहुंच जाता है। लेकिन एरियल हेलो की मदद से वो डीमंस को मार देता है। पर जब एरियल देखता है कि पोर्टल के जरिए और भी डीमंस आने वाले तो वो घबरा जाता है और फिर हेलो को छुपाने के लिए वो घायल एरियल के शरीर में फिक्स कर देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। जो देखकर फिर वहाँ मौजूद एरियल के सोल्जर्स एरियल्स को एक एंजल मानने लगते हैं और फिर इस बात का फायदा उठाकर एरियल उन सोल्जर्स का इस्तेमाल डीमंस के खिलाफ लड़ने में करता है। फिर अगली सुबह जब एरियल को होश आता है तो वो देखती है कि एरियल किसी अजीब मेटल से हथियार बना रहा है जो मेटल डिविनियम था जो एरियल ने उस टारस डीमन की हड्डियों से लिया था जिसे उसने मारा था। एरियल अब एरियला से कहता है कि मैं एक एंजल हूँ, लेकिन एरियला एक इंटेलिजेंट लड़की थी और वो समझ जाती कि एरियल किसी दूसरी दुनिया से आया है और ये कोई एंजल नहीं है। जिस पर फिर एरियल एरियला से कहता है कि तुम एक होशियार लड़की हो, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो ये बात किसी और को मत बताना। जिसके साथ एवा का विजन खत्म होता है और अब वो जान चुकी थी कि एरियल कोई एंजल नहीं बल्कि वो भी एक डीमन ही है। इसलिए अब वो एरियल को हेलो देने से मना कर देती है, जो सुनकर एरियल को गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो एवा से जबरदस्ती हेलो छीनने की कोशिश करने लगता है जिससे वहाँ भूकंप उठने लगता है। दूसरी तरफ इसी वक्त आर्क रिएक्टर में एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ फिर माइकल उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर सिल्वेज भी उस पोर्टल में जाती एवा हेलो की पावर की मदद से एरियल को दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। वहीं बाहर आए भूकंप से नर्स को पता चलता है कि अंदर एवा खतरे में, इसलिए वो डायनामाइट से दीवार को तोड़कर अंदर आ जाती है और अब अंदर आकर वो देखती है कि हेलो की पूरी पावर यूज करने के कारण एवा फिर से थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो चुकी है। एवा बियाट्रिस को जल्दी से यहाँ से बाहर चलने को कहती है और अब बाहर आकर एवा सभी को एरियल की सच्चाई बता देती है। पर इतने में ही वहाँ एरियल पहुंच जाता है, जिसे देखकर फादर विंसेंट उसके पास जाकर अपना सिर झुकाता है और फिर एरियल से कहता है कि मेरे मालिक, आपकी दुनिया में जाने के लिए मैंने एक आर्क रिएक्टर मशीन ढूंढ ली है, इसलिए अब आपको हेलो के बारे में भूलकर वापस अपनी दुनिया में चलना चाहिए। अब इस पर एरियल फादर विंसेंट के कान में कुछ कहता है जिसे सुनकर फादर विंसेंट एकदम हैरान हो जाता है और अब मैरी और बाकी सभी को पता चलता है कि फादर विंसेंट ने शैनन का हत्या करवाया था क्योंकि वो एरियल को आजाद करवाना चाहता था। वहीं अब एरियल हेलो लेने के लिए एवा की तरफ बढ़ता है, जिसके बाद एरियल और नर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ फिर नर्स एरियल के सिर और शरीर पर एरो से कई बार करते हैं, लेकिन इससे एरियल पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं इतने में 7 मिनट पूरे हो जाते, इसलिए अब हेलो फिर से रिचार्ज हो जाता है। अब देखते देखते एरियल वहाँ अपने डीमंस को बुला लेता है जो वहाँ मौजूद लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, जो सब देखकर फादर विंसेंट वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। पर मैरी उन सभी लोगों से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी अंत में मैरी को घेर लेते और फिर उसकी जान लेने लगते, जिसके साथ ये सीजन यही समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके अगले सीजन का एक्सप्लेनेशन देखना है तो ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, और अगर ये रिलीज हो गया तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। वहीं अगर आपको मेरी मेहनत जरा भी पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें कि अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। मिलते अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।